नवंबर 1956 हॉल में कोई 30 से 40 अफराद मौजूद थे। जमात इस्लामी के शूरा इजलास का 15वां दिन था, लेकिन कोई एक मेंबर भी गैर हाजिर नहीं था। एजेंडे के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पंजाब सईद मलिक के लगाए गए इल्जामात पर एक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश होना थी। कोई 2 बजे के करीब कमेटी चेयरमैन मौलाना अशरफ डाइस पर आए और शूरा के सामने रिपोर्ट पेश करना शुरू की। वो बोलते रहे। सूरज डूब गया, दिन खत्म हो गया, लेकिन उनकी तकरीर अब भी बाकी थी। कमोबेश 9 घंटे गुजर चुके थे। सब लोग सकते में थे। आधे उनकी फाइंडिंग्स पर हैरान थे और आधे उनकी बेबाकी पर परेशान। मौलाना अशरफ ने सईद मलिक की जानिब से लगाए गए करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात की तस्दीक ही नहीं की, बल्कि पार्टी की डायरेक्शन और लीडरशिप को इन वाकयात का जिम्मेदार भी करार दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर जमात इस्लामी यूं ही सियासी मैदान में सरगर्म रही तो उसके नजरियाती बुनियादें तबाह होकर रह जाएंगी। उन्होंने मौलाना मौदूदी और मौलाना इस्लाही के सामने वाज़े कर दिया कि इलेक्शन जीतने की कोशिश में हम अपनी आखिरत खो बैठेंगे। वैसे तो मौलाना मौदूदी बड़े मजबूत असाब के आदमी थे। सालों से जेलें काट रहे थे, तशद्दुद और पाबंदियां भी हंसते खेलते बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी में ऐसा भूचाल देखकर वो हिल गए। उन्होंने जमात इस्लामी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा किसी बिजली से कम नहीं था। हंगामा शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से कुछ अरकान ने मौलाना को इस्तीफा वापस लेने पर राजी किया। कमेटी चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया कि इस रिपोर्ट का मकसद मौलाना को अमारत से हटाना नहीं, बल्कि पार्टी को सही ट्रैक पर लाना है। मौलाना ने इस्तीफा वापस तो ले लिया, लेकिन शूरा पर उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह डैमेज हो चुका था। और फिर इजलास के 13 दिन बाद मौलाना मौदूदी ने 4 रुकनी कमेटी को एक खत लिखा और कहा कि रिपोर्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और जमात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इसलिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए, बल्कि बेहतर यही होगा कि आप लोग खुद इस्तीफा दे दें। अब हालात को संभालने का एक ही तरीका था, यह कि मसला शूरा के बजाय सारे पार्टी मेंबर्स के सामने रखा जाए, फिर जो फैसला हो सबके लिए काबिल कबूल हो। और वो दिन आ गया। सादिकाबाद के करीब माछी गोड में जमात इस्लामी का इज्तिमा शुरू हुआ। 1275 में से 935 अरकान ने शिरकत की, जिनमें अक्सरियत थी मौलाना मौदूदी के हामियों की। और फिर फैसला हो गया। 56 अरकान ने उसी वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ अरकान को माजूल भी किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमहूरी बुनियादों पर खड़े होने वाली जमात इस्लामी यकायक डिक्टेटरशिप में बदल चुकी है। जिन लोगों को माजूल किया गया था उनमें साहिवाल का एक 25 साला नौजवान भी शामिल था, जो जज्बाती होकर इज्तिमा से घर चला गया। वो लड़का भी अजीब था, भला का ज़हीन लेकिन गुस्से का बहुत तेज। जिस उम्र में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वो तहरीक पाकिस्तान का सरगर्म कारकुन था। लोगों को पकड़ पकड़ कर इकबाल के शेर सुनाता, उनका लहू गरमाता। आप सोच रहे होंगे वो कौन था। मैं उसके बारे में बहुत कुछ और भी कहना चाहता हूं, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे। चले आप जब तक रफ्तार को सब्सक्राइब करें, मैं इस नौजवान पर बात करने की हिम्मत जोड़ता हूं। वो गुलामों की बस्ती में आजाद था। जमा क्या था? पीरों का उस्ताद था। उस नौजवान का नाम था असरार अहमद, जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हुआ डॉक्टर असरार के नाम से। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। असरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को हरियाणा के जिला हिसार में पैदा हुए। बंटवारा हुआ तो अपने खानदान के साथ हिजरत की। 20 दिन पैदल सफर के बाद साहिवाल पहुंचे। असरार अहमद पढ़ने में बहुत तेज थे। इंटर के इम्तिहानात में जिला में 4थी पोजीशन हासिल की और इसी वजह से लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन हाल वही था जो पाकिस्तान में हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है, जो सिर्फ फैमिली और सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से डॉक्टर बनते हैं। असरार अहमद का दिल अनाटॉमी